आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की विशेष जिम्मेदारी पर बल दिया है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने हरेक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन में G7 देशों से कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी को बौद्धिक संपदा अधिकारों के दायरे से मुक्त रखने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। सूत्रों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। G7 शिखर सम्मेलन के इस सत्र का विषय था मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली और इसमें कोविड महामारी से संपूर्ण विश्व को उबारने तथा भविष्य में ऐसी महामारियों के खिलाफ प्रतिरोधक व्यवस्था तैयार करने के उपायों पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री आज G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान कल संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने और सूखे से निपटने के लिए किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पर्यावरण व्यवस्था की बहाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत के टीकाकरण अभियान के कल 148वें दिन 31,67,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 28,11,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि लगभग 3,56,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। देश के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 25 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को 4 करोड़ से अधिक डोज दी गई हैं। इसी आयु समूह में करीब 18,45,000 लोगों को कल पहली और 1,12,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई।
मंत्रालय ने बताया कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रबंधन के बारे में ढील बरतने के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में प्रभावी कोविड प्रबंधन कर रही है। इसके लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है और जन स्वास्थ्य के उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड मृत्यु की संख्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दावे का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड डाटा प्रबंधन में पूरी तरह से पारदर्शी है और कोविड संबंधी मृत्यु के बारे में पिछले साल मई में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमित लोगों की तुलना में वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या केवल 3.68% है और इसमें लगातार कमी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने और कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं के उत्पादन में तेजी लाने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड रोगियों का पता लगाने, जांच और उपचार की नीति के अनुसार कोविड की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जानी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 524 नए मामले सामने आए। वहीं इस अवधि के दौरान 1757 कोविड मरीज स्वस्थ हो गए। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9806 हो गई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.1% हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.2% पर आ गई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण का कार्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी है और इसी जून महीने में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश में 2,24,68,959 टीके लग चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण को 3 गुना तक बढ़ाने और आने वाले महीनों में प्रतिदिन 10 लाख टीके की खुराक लगाने की बात दोहराई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मिजोरम के शहरी इलाकों में लॉकडाउन अगले सप्ताह 21 जून सुबह 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक कार्यालय दरबार को साल में 2 बार जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की परंपरा कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस साल स्थगित कर दी गई है। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह सचिवालयों के सुचारू कामकाज के लिए प्रशासन ने ई-ऑफिस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसमें दोनों सचिवालयों के आधिकारिक विवरण को डिजिटल किया गया है। एक रिपोर्ट। जम्मू में सर्दियों के महीनों के दौरान और श्रीनगर में गर्मियों के दौरान सचिवालय के कार्य करने की प्रथा जो महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 में जम्मू कश्मीर के मौसम की स्थिति के कारण प्रारंभ किया गया था, को इस वर्ष कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अभूतपूर्व प्रकोप और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपरांत जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित नहीं किया जा सका। हालांकि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में दरबार मूव के इतिहास में पहली बार फाइलों और अन्य कार्यालय अभिलेखों को ई ऑफिस के माध्यम से दोनों सचिवालयों के बीच स्थानांतरित करके निस्संदेह अनावश्यक परिवहन पर किए जा रहे खर्चे को बचाया जा सका। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। मुंबई के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने सूचना दी है कि अरब सागर में उठने वाला तूफान कमजोर होकर कर्नाटक की ओर बढ़ गया है। इसकी वजह से मुंबई के लिए जारी चेतावनी कम कर दी गई है, लेकिन रायगढ़ और रत्नागिरी में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर बिजली गिरने तथा आंधी चलने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।